ये जो लेक्चर है हमारा ये है फिजिक्स का और इसमें हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। एक सेकेंड। पार्ट 1 में आपको करा चुकी हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक्स बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसको देखे बिना अगर आप यहाँ आएंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, ठीक है। और आगे की चीज़ें समझने में भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो अभी मैं इसको कैनवास को क्लियर करके और आगे अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलती हूँ। बाकी इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या है, वो मैं आपको पिछले जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, एक सेकेंड का वेट दीजिएगा इस मुझे। तो चलिए क्लास अपना आज का जो भी हमारा है टॉपिक उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ पिछले लेक्चर का। पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस इंटरफेरेंस का स्टार्टिंग थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए, इंटरफेरेंस में आपका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ आपकी दो वेव्स, ठीक है, सपोज ये आपकी दो वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव ये है और एक वेव ये है आपकी, ऐसे भी आपकी दो वेव्स होती हैं जो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है उनका, और उसके हिसाब से वो अलग अलग मूव कर रही होती हैं। जैसे ये दोनों मूव कर रही हैं आपकी। अब अगर ये दोनों वेवलेंथ मिलके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर लेती हैं, जैसे एक ये येलो वाली आ गई, ठीक है, और साथ में इसके ये वाइट वाली भी आ गई। आपको सेलेक्ट कर लेगा, ये इसके ऊपर ये वाइट वेव भी आ गई, तो ये जो हो गया सुपर इम्पोजिशन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ये पिंक ही हो गया अपना पे, ठीक है, समझ जाइए। आपकी जब दो वेव्स जिनका आपका फ्रिक्वेंसी सेम होता है और जो इनका फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट होता है। क्या चीज़ है आपकी दो कंडीशन है, आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है एंड आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में जब दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। उसमें हमने और भी चीज़ें देखी थी, लाइक इंटेंसिटी क्या होता है एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है, और कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे। एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था। मैं लिख देती हूँ साथ में। अगर हमारी दो अलग अलग वेव्स हैं तो उन दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड होता था, A1 और दूसरी का A2। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, एंड जो इसमें आपका कॉस और जो आपका फेज डिफरेंस होता था वो कॉस था, ओके। सिमिलरली हमने फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला भी देखा था। तो फेज एंगल का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, tan इनवर्स A2 साइन फाई। और ये कैसे आया था, मैंने आपको प्रॉपर ट्रायंगल बनाकर इस तरह से उसको समझाया था। अगर आप लोग को याद नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कॉस फाई, ये दो फॉर्मूलाज हमने देखे थे, ठीक है। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें देखी थी, वो आप प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है हमारे आज के लेक्चर के लिए वो सब कुछ। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का यूज़ पड़ेगा तो उतना आई विल टेल यू व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ओके गाइज। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, दो वेव्स ने एक दूसरे को सुपर इम्पोज किया तो उसको हमने कहा इंटरफेरेंस, ठीक है। अब सपोज इसकी है हमारी I इंटेंसिटी और इसकी है हमारी I2 इंटेंसिटी और इसकी है हमारी I1 इंटेंसिटी, ठीक है। अब सपोज आपका अगर ऐसा होता है सिचुएशन कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर आपका जो फेज डिफरेंस है वो सेम है, आपका मतलब आपका सेम फेज में है, आपकी अगर दोनों वेव्स ये जो हैं इस तरह से सेम फेज में, लाइक ये भी ऐसी थी और ये भी यहीं से शुरू हुई, एंगल दोनों का सेम चल रहा है, इस जीरो पर ये भी नीचे है, जीरो पॉइंट पे ये भी नीचे है। टाइम यहाँ पर सपोज अगर मैं π/2 ले लेती हूँ एंड यहाँ पे भी π/2 ले लेती हूँ तो दोनों हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, तो इस तरह से दोनों आपके सेम फेज में। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब आपके सेम फेज में होती है, जब आपका जो आपका फेज एंगल है, जब आपका फेज एंगल सेम फेज में होता है, सेम फेज में होती है आपका, तो आपका उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखने के लिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं गाइस, देखिए, कंस्ट्रक्ट वर्ड से बनाए। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना,
कोई भी चीज़ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जब आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखेंगे, सेम तरह से ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। एक ईंट ऐसे रख दी, एक ईंट यहाँ रख दी, फिर अगली ईंट यहाँ रख दी, तो ऐसे तो फिर ये गिर जाएंगी। तो हमारी एक के ऊपर एक ईंट रखती है तब आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो आपका सब कुछ सेम फेज में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सपोज अगर ये अपोजिट फेज में हो जाए, अपोजिट फेज से क्या मतलब, ये है आपका एक वेव इस तरह से, ठीक है, और दूसरा वेव आपका, ये है आपका दूसरा वेव, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टाइम जीरो पर, इसमें जीरो पे था और ये टाइम जीरो पर फुल था, ठीक है। एंड इसको वैसे बोलते हैं पाई से स्टार्ट हो रहा है, वो साइन ग्राफ कॉस ग्राफ उसके हिसाब से चलता है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। फिर आपका टाइम पाई बाय 2 पे, यहाँ पे भी फिर आपका टाइम पाई बाय 2 आ गया। ये वाला क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और ये वाला लोएस्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका ये वाला टाइम आएगा तब इसमें नहीं, फिर आपका जब ये वाला टाइम आएगा लोएस्ट पॉइंट पे, तब आप इसका बिलो में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वहाँ पे चला जाएगा। तो इन शॉर्ट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हमारा अपोजिट फेज। जब हमारी वेव जो होती है अपोजिट फेज में होती है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सपोज अब अगर आपका यहाँ पर वेव बनता है ये वाला, तो देखिए इस कंडीशन में आपका ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वाला और ये इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये नीचे वाला इस ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो बस बीच में कहीं कहीं कुछ बचेगा, ज़्यादातर पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इसको हम क्या करेंगे, जब आपका सब कुछ खत्म हो गया, एक तरह से हमारी वेव्स खत्म हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, देखिए डिस्ट्रक्टिव आपका बना है वर्ड डिस्ट्रक्ट से, डिस्ट्रक्ट मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। इसमें भी हमारी वेव क्या हो रही है, खत्म हो रही है। खत्म कब होंगी, जब हमारी अपोजिट फेज में, और जब सेम सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, ठीक है। ये बहुत एक बेसिक चीज़ बताई थी मैंने आपको। अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आपको कंस्ट्रक्टिव फेज और डिस्ट्रक्टिव फेज समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी इसकी डिटेल हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमारी रिक्वायर्ड होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज आपको और बता देती हूँ, लाइक इंटरफेरेंस का। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें मैंने आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया। आई डोंट रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस का लिखवाया था, शायद लिखवाया था ना। मैंने आपको एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला लिखवाया था, अंडर रूट स्मॉल ए लिया था ना मैंने लास्ट क्लास में, तो स्मॉल ए लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इससे पहले मैंने शायद कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एंगल को लिया आपने, तो I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 I2 कॉस फाइव, ठीक है। ये आपका दूसरा एंगल हो गया। क्यों ये इंटरफेरेंस की ये वाली चीज़ क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इंटेंसिटी के बेसिस पर, ये आपका आई जो है इंटेंसिटी को डिपेंड करता है, अगर हम इंटेंसिटी के बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स की बात करें तो हमें क्या पता चलता है। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव से अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आपस में जुड़ती हैं बनती हैं, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बाकी के दोनों की इंटेंसिटी से मिल के बना है ये वाला। सपोज यहाँ पर एक की इंटेंसिटी यहाँ पर थी 5, दूसरे की इंटेंसिटी इस जगह पे थी 2, अब हमारा इन दोनों से मिलके तीसरा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 7। इन दोनों से मिलके बना है तो इन दोनों की इंटेंसिटी से, बल्कि 7 भी नहीं है और ज़्यादा ही होती है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी से ये ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव की, तो डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा कि ये जो इंटेंसिटी होगी वो इंडिविजुअल अगर हम वेव्स देखें तो उनकी इंटेंसिटी से कम होती है, ओके। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप और देखिए, वो है इंटरफेरेंस फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है। हालांकि पूछा तो ये भी जा सकता है, 2 वेव्स दे दी जाएंगी और उनकी इंटेंसिटी आपको बता दी जाएगी और पूछा जाएगा अगर कंस्ट्रक्टिव है तो वेव कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव है तो वेव कैसी होगी। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है इंटरफेरेंस फैक्टर कितना होगा, देखिए वो होगा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाइव। ये हो गया आपका इंटरफेरेंस फैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ
दो तीन टर्म्स थे छोटे छोटे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ और मेन टर्म्स की तरफ चलते हैं जो जिनके पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए उन टर्म्स को हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म जो हमारा हम पढ़ेंगे वो है हमारा पाथ डिफरेंस। क्या है? पाथ डिफरेंस। इसको डिनोट करेंगे हम इससे, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। क्या समझे? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से सिर्फ इतना समझ में आया, आपका सोर्स और दो पॉइंट से उसकी दूरी के जो डिस्टेंस होता है उसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, देखिए ये होगा आपका इस तरह से। देखिए, आप डेफिनेशन पे मत जाइए, वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप ये सिर्फ ये पॉइंट समझिए। सपोज ये है आपका कुछ पॉइंट, यहाँ पर आपको कुछ एक सोर्स रखा है, ये आपका सोर्स रखा है, ये आपका एक सोर्स रखा है। यहाँ पर है आपका पॉइंट ए और यहाँ है आपका पॉइंट बी, ठीक है। तो आपका सोर्स से लेके पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है, आगे पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है, सपोज इसको मैं x1 बोल देती हूँ। एंड आपका सोर्स से लेके पॉइंट बी तक का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये है x2, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये पॉइंट ए एंड बी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि हमारा ये जो टोटल आया x2 माइनस जो इतना आया x1, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना रह जाएगा ना फिर हमारा, तो माइनस x1। तो ये आता है हमारा पाथ डिफरेंस, ठीक। दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया क्या होता है पाथ डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह बहुत जगह पूछा जाता है, बता आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस आपका क्या है? 5। देखिए, अब आपका फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर एक पॉइंट है सोर्स, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है एस। ये आपको मैंने पहले भी एक ट्रायंगल बनवाया था जब मैंने आपको इंटरफेरेंस और एम्पलीट्यूड निकालना सिखाया है तब। ये है आपका सोर्स, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब हमें डिस्टेंस पता है, ये है x1 और ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, ये है कितना x2, ठीक है। अब मैंने आपको उसमें बताया था आपका यहाँ पर होता है थीटा और इसका फेज डिफरेंस जो आता है हमारा दोनों वेव्स के बीच में वो होता है फाई, जिसको हम यहाँ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है आपका 2। बाकी देखिए इसके पीछे पूरा अच्छा खासा डेरिवेशन है, पर एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है, मैं पूरे डेरिवेशन में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। तो इसका आ जाएगा 2π/λ इंटू आपका पाथ डिफरेंस। ये याद रखना, आपका फेज डिफरेंस क्या होता है? 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब इसकी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2π/λ इंटू x2 माइनस x1। ये आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस। ओके, यहाँ तक ये क्लियर? 2 फॉर्मूला बता दिए अभी तक मैंने आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला की तरफ। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है? थर्ड फॉर्मूला है हमारा टाइम डिफरेंस। थर्ड फॉर्म, ये हो गया टाइम डिफरेंस। देखिए इसको भी आप कैसे डिनोट करते हैं? इसको भी डिनोट करने का तरीका है आपका, टाइम डिफरेंस क्या होता है आपका? डेल टी इक्वल्स टू आपका जो फेज डिफरेंस है 5/2π इंटू टी। टी इज आपका जो नॉर्मल टाइम था, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं 2π/λ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 अपॉन में 2π इंटू टी। 2π से 2π कैंसिल हो जाता है तो आपका फाइनली रह जाएगा 1/λ x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। पर इतना याद रखने से अच्छा है आप ये छोटा शॉर्टकट याद रखिए,
सिमिलरली इसमें भी आप इतना याद रखिए और इसका जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 ये याद रखिए, ठीक है। और उससे आप बाकी के तीनों चीज़ें जो हैं वो इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको 3 टर्म्स बताए। कौन कौन से 3 टर्म्स बताए? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड आपका टाइम डिफरेंस। अब जाहिर बात है ये तीनों चीज़ें भी मैंने आपको बताई तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी रहा होगा, ठीक है। तो रिलेशन अमंग देम कितना होगा आपका? देखिए रिलेशन आपका होता है, ऐसे फेज डिफरेंस याद रखना। सबसे पहले लिखा है मैंने क्या? फेज डिफरेंस। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 पाई से। तो आपका क्या है फॉर्मूला में? देखिए 2 पाई ऊपर था ना फेज डिफरेंस के, तो वो इस तरह से कैंसिल करके ऊपर आ जाएगा, इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय टी, ठीक है। ये आपका सिंपल सा था टाइम डिफरेंस वाला। ये है इनके बीच का रिलेशन। ये रिलेशन आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये फॉर्मूलाज तीनों जो मैंने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन भी आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब ना रख लीजिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर जो हमने शुरू करा था पहले, लेकिन बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे तो मैं उसको बताने के लिए वो छोड़ दिया मैंने। क्या था वो टॉपिक हमारा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब आप लोग बताइए मुझे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। फास्ट फास्ट वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से लिखिए। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने भी आपको बताया था क्या होता है कि व्हेन two waves of when two waves are in same phase सुपर इम्पोज ही होता है ना, वर्ड क्या होता है? सुपर इम्पोज ही होता है, गेट सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो हमारी जो एक वेव की इंटेंसिटी है I1 वेव 1 की, ठीक है, प्लस इंटेंसिटी 2 जो है हमारी वेव 2 की, इन दोनों के सम से ज़्यादा होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव वेव जो हमें मिलती है लास्ट में, उसकी इंटेंसिटी। अब देखिए अगर इन दोनों के सम के बराबर हमें ये इंटेंसिटी मिलती है तो एक चीज़ और क्या होती है कि जो इसका फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन मल्टीपल होता है। फेज डिफरेंस जो हमें मिलता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग को याद है किसी को? क्या था हमारा? 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद था ना। तो देखिए ये क्या होता है, हमेशा हमारा फेज डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये एक पॉइंट इसमें याद रखना कि आपका कंस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस आता है वो होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है। आपको सिर्फ इतना कुछ याद रखने का नीड नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ याद रखना है फाई इक्वल्स टू फॉर द कंस्ट्रक्टिव, ये याद रखना भी कंस्ट्रक्टिव के लिए लिख रही हूँ, फेज डिफरेंस आता है 2n पाई। जहाँ पे मैंने क्या बताया इवन मल्टीपल है, आप इसको इवन मल्टीपल है तो इसीलिए हमने यहाँ पर साथ में 2 ऑलरेडी लगा दिया है। तो 2n हमारा क्या होता है? इवन मल्टीपल हमारा शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम n की जगह आप चाहें तो 0 रख देंगे तो कैसे अलग है, खैर उसके अलावा 1 2 3 आप कुछ भी टर्म रखेंगे आपका हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। तो हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता रहेगा, इसलिए n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया हमारा? 2n पाई। इसके बाद हम आगे अपना एक और जो है उसको देखते हैं, एक सेकेंड। अब अगर हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस इसको मैंने डिनोट किससे करवाया था? इससे। और इसका फॉर्मूला क्या था आपका? x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ तो हमें कोई ऐसे 2 पॉइंट दे नहीं रखे, तो हम अब उसमें क्या कर सकते हैं? कोई 2 पॉइंट नहीं दे रखे, बिल्कुल मतलब कुछ गिवन ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास फेज डिफरेंस है। मैंने अभी आपको एक रिलेशन लिखवाया था जिसमें मैंने आपको लिखवाया था कि हमारा जो फेज डिफरेंस होता है
उसको डिवाइड बाय 2 पाई इक्वल्स टू हमारा पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लेमडा, ये होता है। तो चलिए अब हमें जो वैल्यूज़ पता है हम उनको पुट करके देखते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2n पाई पुट कर सकते हैं। तो 2n पाई अपॉन में 2 पाई इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो पाई से पाई जाएगा, 2 से 2 जाएगा, और ये लैम्डा हमारा यहाँ से उठ के हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख देंगे। तो फाइनली आपको जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा आपका n लैम्डा। दिस इज योर पाथ डिफरेंस, ठीक है। आपको फेज डिफरेंस समझ में आ गया, पाथ डिफरेंस समझ में आ गया, और इसमें n कितना होगा आपका 0 1 2 3, मतलब आपका जो भी आप रखना चाहें, लेकिन इवन मल्टीपल ही वो आपका काउंटेड होता है, ठीक है। तो दिस इज योर फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज योर पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट और पढ़ा था, वो क्या था हमारा टाइम डिफरेंस। तो चलिए टाइम डिफरेंस भी देख लेते हैं। एक सेकंड, लेट मी एक सेकंड का इस वीडियो पॉज कर रही हूँ क्योंकि वरना ये इरेज होगा नहीं। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो चलिए अब हम टाइम डिफरेंस देख लेते हैं। टाइम डिफरेंस भी हमारा अगेन इवन मल्टीपल होता है पाई बाय 2 t/2 का, इवन मल्टीपल ऑफ t/2। खैर अभी आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कितना याद रखिए, अगर आपका कंस्ट्रक्टिव आ गया तो उसके साथ आपका इवन मल्टीपल जाएगा, CE इस तरह से याद कर लीजिए, CE या EC जो भी आपको सही लगे, ठीक है। देखिए अब इसको भी आपका निकालने का ऐसे सच तो कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, बाकी अगर इसके हिसाब से चलें तो हमारा क्या होता था, डेल्टा t इक्वल्स टू 5/2 पाई इंटू टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता था टाइम डिफरेंस का। अब अगर हम यहाँ पर फाई की जगह, फाई क्या होता है हमारा फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस की जगह हम वो वैल्यू रख देते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। तो चलिए अगर हम उसको रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2n पाई अपॉन 2 पाई इंटू टी, ठीक है। अब आपकी ये वैल्यू आ गई, इसमें देखिए आप पाई से पाई एंड 2 से 2 कैट कर सकते हैं। तो फाइनली आपका लास्ट में क्या आ गया, डेल टी, मतलब टाइम डिफरेंस आपका कितना आ गया NT, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो। इसीलिए आपके टाइम डिफरेंस अगर आप कंस्ट्रक्टिव में निकालना होगा तो आपका हो जाता है सिंपल सा NT। अब ये आपका कंस्ट्रक्टिव फेज के जो थे फॉर्मूलाज वो हो गए। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और हैं कंस्ट्रक्टिव फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इन द एंड में आपके सारे फॉर्मूलाज कंक्लूड कर दूँगी। अब अभी हमने पढ़ा टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। लेकिन हमने देखा है अगर हम जब भी बात कर रहे हैं किसी भी वेव की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो नज़र आती है वो होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इनके बाद आपका एम्पलीट्यूड कितना है। तो हमें इसमें एम्पलीट्यूड की बात तो जाहिर बात करनी पड़ेगी। तो हमारा इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा, देखिए मिनिमम का तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, वो यहीं पर आएगा या जहाँ पे भी आएगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है कि अगर हमारा एक वेव जो है और इसके ऊपर जो दूसरी वेव ये जो सुपर इम्पोज हुई है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को अगर हम सम कर देते थे तो उससे ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होता था। मैंने आपको बताया था ना क्या होता था, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इससे ज़्यादा हमारा आता था एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमारा क्या होता था इंटेंसिटी I1 प्लस I2 ये होती थी ना, एंड हमारा इंटेंसिटी क्या होती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हमारा एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला होता था। तो अगर हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो हमारी कितनी आएगी A1 प्लस A2। ये रुकिए मैंने आपको शॉर्ट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में पढ़ाया है, तो मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख देती हूँ, A1 प्लस A2, ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूँ तो वो कितनी होती है, देखिए ये I1 प्लस I2 से तो ज़्यादा होती है हमारी टोटल इंटेंसिटी। लेकिन अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की हम बात करते हैं तो वो आती है हमारी I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 प्लस I2, सॉरी, ठीक है, ये होती है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √I1 प्लस I2 का √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है आपका I मैक्स।
इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो आई मैक्स होता है वो हमारा I1 प्लस I2 से बड़ा होता है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट लेके फिर स्क्वायर करते हैं तब वो आई मैक्स के बराबर आता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो इंटेंसिटी आती है दोनों को सम करने के बाद वो हमारी I1 प्लस I2 से ज़्यादा आती है। बाकी मैक्सिमम की अगर आप बात करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये सारा जो है क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव के रिगार्डिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और उसके बाद हम सारे फॉर्मूला इकट्ठे एक साथ कंक्लूड करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप साथ के साथ रिलेट भी कर पाएँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रक्टिव होता है ख़त्म करना, डिस्ट्रक्शन वर्ड से बना है। डिस्ट्रक्शन वर्ड क्या होता है, ख़त्म करना। तो इसमें हमारा क्या होते हैं कि हमारा जो होती हैं दो वेव्स अपोजिट फेज से डिफरेंस में होती हैं। व्हेन टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज, आपकी दो वेव्स जो हैं वो अपोजिट फेज में होती हैं। तो जब आपकी दोनों फेज अपोजिट फेज में होंगी, आपकी दोनों वेव्स जो हैं अपोजिट फेज में होंगी, तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो ऑफ पाई, एक सेकेंड, मल्टीपल ऑफ पाई, ये है आपका। इसमें आपको बताना है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए। देखिए, जब हमने कंस्ट्रक्टिव की बात करी थी, हमारे दोनों ऐड ऑन हो रहे थे, तब वहाँ हमारा कैसा था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई था। यहाँ पे हमारा कैसा होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखिए, इवन निकालने के लिए तो बहुत सिंपल सा होता है, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, एन की जगह 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इवन निकल जाता है। लेकिन सिमिलरली ऑड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा कोई भी मल्टीपल हम लेते हैं एन का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम हम डायरेक्टली n-1 क्यों नहीं करते। देखिए, अगर आप n की में 4 लेते हैं, 4 - 1 करेंगे, आपका 3 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन अगर आप n की जगह 5 ले लेते हैं तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये तो आपका ऑड नंबर नहीं होता। इसीलिए पहले हम n को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इवन नंबर बनाते हैं, फिर उसमें से एक माइनस करते हैं, क्योंकि इवन में से एक माइनस करेंगे तभी ऑड आएगा। अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हो सकता है यहाँ पर n की जगह अगर हमने 5 रखा तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस तरह से इसका बना लेते हैं। अब इसके मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, जैसे हमने पहले निकाले हैं सेम उसी तरह से निकालने हैं। मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला दोबारा से ड्राइव करवाने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम सबसे पहले लिखते हैं अपना फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जैसे हमने अभी पहले वाले इसमें लिखा था सेम उसी तरह से हम लिखेंगे इसका भी 2n-1। 2n-1 क्यों करेंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें ऑड मल्टीपल चाहिए, मल्टीप्लाई बाय पाई। फेज डिफरेंस मैंने क्या बताया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो 2n-1 लिखा हमने। ऑड बनाने के लिए आपका जो भी इंटीजर है वो आपका ऑड ही बने, इसीलिए हमने 2n-1 किया और साथ में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, तो हमने एक ऐसा कुछ वैल्यू लिखी थी जिसमें आप n की जगह कुछ भी रखें तो वो आपका इवन नंबर बन जाए अल्टीमेटली, और साथ में उसको फिर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह से अब आप अगर पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ये भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ, ये सिर्फ आपको ना बताने के लिए है, एग्जाम में अगर डायरेक्टली कुछ पूछ लिया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा। अब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम उसमें कंस्ट्रक्टिव में तो आपका n लैम्डा आया था, जबकि आना चाहिए फिर 2n लैम्डा, लेकिन मैंने क्या बताया, लैम्डा बाय 2 का रहता है, तो यहाँ पर भी आपका लैम्डा बाय 2 था, वो कैंसिल होकर n लैम्डा रह गया। डेरिवेशन में वो 2 कंज्यूम हो गया, वो आपको पता नहीं चला सॉल्व करते वक्त। इसको भी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो देखिए आपको यही चीज़ आएगी सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप फॉर्मूला में इसको पुट करके देखते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस आपका क्या आया है, 2n-1 पाई आया है, 2n-1 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 2 पाई इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस
डिवाइड बाय लैम्डा। पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये लैम्डा आपका ऊपर आ जाएगा, ये लैम्डा ऊपर आएगा, तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सेम वही चीज़ आपकी ये भी आई है। इसको भी जब मैंने ड्राइव करके बताया था तब क्या हुआ था हमारा, वहाँ पर उस केस में साथ में हमारा ये सिर्फ 2n था, तो जब 2n था तो 2 से ही ऊपर नीचे का 2 भी कट गया था और सिर्फ आपका n रह गया था ऊपर कंस्ट्रक्टिव के केस में। ठीक है, तो आपको पता चले क्या माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस आ रहे हैं, सिर्फ ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, बाकी अभी मैं आगे इसमें आपको जब कंक्लूड करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम करते हैं टाइम डिफरेंस के बारे में बात। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसे शायद मुझे लग रहा है फिर हैंग हो गया। हम डिस्ट्रक्टिव के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ द टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस में यू नो दैट इट इज़ अगेन द ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट हमने कंस्ट्रक्टिव में पढ़ा था, क्या ऑड मल्टीपल ऑफ t/2। तो कंस्ट्रक्टिव में पढ़ा था इवन मल्टीपल ऑफ t/2, तो सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव में हो जाएगा हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ t/2। तो चलिए अगर हम इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं 2n-1 इंटू t/2। बाकी अगर आप बाई फॉर्मूला इसको देखना चाहते हैं तो यू कैन इजीली सी दैट द हमारा टाइम डिफरेंस क्या था, 5/2 इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5 की जगह आपका फेज डिफरेंस यहाँ पर आप पुट करेंगे 2n-1 पाई, ये n है गाइस, ओके, n डिवाइड बाय पाई इंटू टी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड सॉरी यहाँ 2 लिया ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इन द एंड आपका डेल टी हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2n-1 इंटू t/2। ओके, सो यू अगेन गेट दिस थिंग। ठीक, तो यहाँ तक आपको 3 मेन चीज़ें जो थी वो समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड की, तो देखिए गाइस इसमें आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्योंकि आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो आपको कुछ मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे या यहाँ पे कहीं कुछ मिल जाएगा। तो वो कितना क्या होता है आपका a1 माइनस a2, मतलब फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है माइनस सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है। एंड अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी की बात करती हैं तो देखिए वो आपकी क्या बनती है, वो बनती है आपकी I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I1 √I2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2m, और ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्या I मिनिमम। ठीक है, दिस इज योर I मिनिमम। तो इसमें हमें क्या पता चला कि हमारा कंस्ट्रक्टिव में मिलता है मिनिमम एंड कंस्ट्रक्टिव में मिलता है मैक्सिमम एंड डिस्ट्रक्टिव में मिलता है क्या, मिनिमम। अब लास्ट में आगे है इसमें और चीज़ें लाइक एवरेज इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वगैरह का है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपका कंक्लूड कराऊंगी पहले सारा टोटल जितना भी मैंने भी पढ़ाया है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं सारे फॉर्मूलाज वगैरह अगर आप देखेंगे। दो सेकंड का वेट कीजिएगा, इसमें इसको इरेज कर लूँ क्या। सो गाइस हाउस द जोश, है ना, मैंने खुद जोश में नहीं बोला, एक्चुअली मैं रात में रिकॉर्ड करती हूँ ना लेक्चर, और मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी सो गाइस हाउस द जोश, मेरे घर वाले कहेंगे पागल हो गई लड़की। तो चलिए खैर, मैं अभी आपको फाइनल कंक्लूड करवा देती हूँ। कंक्लूड करवाने से पहले 3 फॉर्मूलाज मैं लिखवाऊंगी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। वो है कौन सा, पहला फॉर्मूला आपका पार्ट डिफरेंस का मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या मैंने पार्ट डिफरेंस का आपको सिंबल बताया ये, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया x2 माइनस x1। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला बताया किस चीज़ का, फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस आपका किससे डिनोट किया मैंने, फाई से, और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, या इसको आप आगे लिख सकते हैं 2π/λ इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो क्या थी, टाइम डिफरेंस।
जिसको आप डिनोट करते हैं डेल टी से। डेल मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में, इसका डेल का मतलब लिखिए। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, 5/2 पाई इंटू टी से। ओके, इसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट जो बताया था वो बताया था मैंने आपको रिलेशन अमंग देम। क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको इनके बीच में, देखिए इनके बीच में मैंने आपको जो रिलेशन बताया था वो ये था कि आपका है अगर सबसे पहले फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, ये इक्वल्स टू होगा किसके, आपका पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा, इक्वल्स टू होगा किसके, आपके टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सिंबल लिख दीजिए, 5/2 पाई इक्वल्स टू डेल बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल टी बाय टी। ठीक है, अब आपको अगर वो किसी से भी रिलेट करवा ले आपस में, सपोज फेज डिफरेंस दिया है, टाइम डिफरेंस पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, पार्ट डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फेज के फॉर्मूला के कंक्लूजन पे। इसको इरेज कर दूँ मैं, गैस वीडियो पॉज कर रही हूँ क्योंकि ये इरेज होगा नहीं, टाइम लेता है इरेज होने में, फिर पॉज कर देती हूँ। ओके, चलिए लास्ट में मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो है कॉन्सेप्ट उसको भी कंक्लूड कर देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जाम में कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव था कौन सा डिस्ट्रक्टिव था। देखिए कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि हमारी जो होता है वो सेम फेज में होती हैं वेव्स। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी वेव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, आपकी अपोजिट फेज में होती हैं, अपोजिट फेज में होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसकी अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो हमारी अगर सिंगल सिंगल हम वेव की इंटेंसिटी लें तो उससे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ओवरऑल इंटेंसिटी अगर हम न्यू जो वेव बनी है सुपर इम्पोज करने के बाद उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो वो इंडिविजुअल जो हमारी इंटेंसिटीज़ हैं उनसे कम होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एम्पलीट्यूड के बारे में। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है हमें कंस्ट्रक्टिव के केस में, और ये हमारा दोनों जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो इसमें हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलता है, और वो हमारा जो दोनों वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट होता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव के केस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो ये हमें √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर के बराबर मिलती है। एंड डिस्ट्रक्टिव के केस में, डिस्ट्रक्टिव मतलब ख़त्म हो जाना ना, तो इसमें हमारी मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, वो होती है हमारी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं जिसमें हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की, ठीक है, फेज डिफरेंस 5, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव के केस में आता है 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के केस में सेम 5 हमारा क्या आता है 2n प्लस वन कर दो या माइनस कर दो, जो भी आपकी चॉइस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसी हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन में -1 हमने फॉर्मूला में गिवन है तो -1 हो जाएगा हमारा, -1 पाई। फ़र्क हमारा अलग केस में नहीं पड़ता है जब ऑड इवन निकालना होता है, यहाँ हमारा पूरा एक टाइप ऑफ फिक्स वेव्स का पैटर्न देख के बनाया गया होगा, तो इसलिए हम 2n-1 ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को हमने इस सिंबल से डिनोट किया था, और इसका पाथ डिफरेंस आया था आपका n लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो पाथ डिफरेंस आया था वो क्या आया था 2n-1 λ/2। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमने देखी थी वो था हमारा क्या, टाइम डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टाइम डिफरेंस आया था डेल टी वो आया था nt, और सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा टाइम डिफरेंस आया था वो आया था हमारा 2n-1 t/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा था A1
मैं अलग पेन से लिखती हूँ उस चीज़ को। पहले ये हमारा क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या था हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और ये था हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ टी बाय 2। यहाँ था हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, लैम्डा बाय 2 था, लेकिन इसके नीचे का जो 2 था वो हमारा डेरिवेशन करते वक्त हमने देखा था वो कंज्यूम हो जाता है, ऊपर नीचे कट जाता है। सिमिलरली ये भी आपका इवन मल्टीपल ऑफ टी बाय 2 होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के केस में आपका क्या चलता है, इवन, एंड डिस्ट्रक्टिव के केस में चलता है आपका ऑड। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस एंड पॉइंट्स बिटवीन दीज टू। और ये एक तरह से आपको सारे फॉर्मूलाज भी जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक के सब मैंने यहाँ पर कंक्लूड करा दिए। ठीक है, लेक्चर मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी आपका, सिर्फ यहीं पर ही आपका मैं ऐड करूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बोलनी है, वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं होगा ना, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। लीव मत करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोल रही हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट बताना है वो बोलूँगी एंड ऑफ द वीडियो में। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए। देखिए गाइज, हम सबको नो डाउट जॉब चाहिए, बहुत ज़रूरी है जॉब। क्यों? क्योंकि इससे मिलेगा हमें मनी, जो हमारा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। ठीक है, जॉब नहीं जॉब, तो जॉब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरीका है प्राइवेट में धक्के खाते रहिए, 10-12 हज़ार लेते रहिए। बाकी अगर आप आईटी से, आईटी जो है डिपार्टमेंट, आजकल आईटी वालों को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा खासा सैलरी वैलरी मिल जा रहा है, या आप बाई चांस आपका कहीं अच्छी जॉब लग गई बहुत अच्छी कंपनीज़ में, तो अलग बात है। ज़्यादातर, अगर हम ज़्यादातर की बात करें तो पेंडेमिक के बाद जॉब्स बहुत कम हो गई हैं और लोगों के पास नहीं है, और ये आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छी जॉब लेने के लिए। तो इसमें बहुत मेहनत करो, बहुत जान लगा दो। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, आप लोगों ने कई और चैनल्स पे शायद देखा होगा, अच्छे जितने भी आपके जो एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे विदाउट एनी फीस और बहुत मेहनत से, और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि सीट्स नहीं आ रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में हैं, तो टीचर्स ने अपनी तरफ से एक चीज़ स्टार्ट करी है। 25 फ़ैब को, ठीक है, 25 फ़ैब 2021 को आपको 11 बजे, ठीक है, 11 बजे आपको ट्वीट करना है ट्विटर पे। ठीक है, ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ठीक है, वैसे ये चल रहा है, होगा आपको, अगर स्पेलिंग में आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ट्वीट आपका चलने वाला है, एंड प्लीज़ इस पर सपोर्ट कीजिए, इस पर ट्वीट कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल सा यही है कि आपको जॉब चाहिए और एवरीवन नीड्स जॉब फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर से करना है। मैं दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है ना, मैंने पहले कैपिटल में लिख दिया था, मोदी रोजगार दो। ठीक है, आप 1000 बच्चे हैं, प्लीज़ इसको ट्वीट कीजिए, मिलियंस ट्वीट जाने वाले हैं, आपके 1000 का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो इसको प्लीज़ ट्वीट करिएगा, क्योंकि बिना जॉब्स के तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। और आप लोग जानते हैं आजकल का मीडिया, वो कभी ये चीज़ नहीं दिखाएगा कि आपके पास जॉब्स नहीं है। आप जिसके भी सपोर्टर हो सकते हैं, आप जिसके मर्जी आप वोट दे सकते हैं, तो चॉइस है, लेकिन जो फैक्ट है वो है, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, उसको जॉब्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने वोट दिया है उनको, वो हमारे प्रति जवाबदेही है उनकी, और उनको हमें जॉब देनी पड़ेगी। अब अगर हमारा मीडिया या कोई भी सेलिब्रिटीज़ पे आके नहीं बोलता है ना, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब बात है। लेकिन क्या है ना, जब कोई नहीं बोलता ना, तो खुद के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। अब आपके पास सोशल मीडिया का है, टाइम ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया यूज़ कीजिए। बाकी मैं ऐसा तो कुछ गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए इतना आंदोलन चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कहीं कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। तो खैर, आप लोग पहले ट्वीट कीजिए, अगर देखते हैं इससे कितना क्या असर पड़ता है, नहीं होता है तो फिर और कुछ तरीके निकाले जाएंगे, कुछ किया जाएगा। लेकिन बिफोर गोइंग इन टू ऑल दोज थिंग्स,
first I request you all to do the tweet on the Twitter with the name hashtag Modi underscore Rozgar underscore do on 25th February 2021 at 11 a.m. Okay, so please do this for your sake, for your parents' sake, and for everyone who is fighting hard or who is वर्किंग सो हार्ड टू गेट अ जॉब, लेकिन इतनी कम सीट्स निकल रही हैं. लाइक अभी मुझे पता चला शायद एसएससी का भी जो फॉर्म निकला उसमें सीट्स काफ़ी कम कर दी गई हैं. लाइक पता नहीं कितना 5-6 हज़ार का शायद फ़र्क कर दिया गया या 3-4 हज़ार का. आई डोंट नो पहले कितनी सीट्स निकलती थी, अब कितनी सीट्स निकली हैं. मैंने कभी वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, उस तरफ का मेरा नॉन टेक्निकल अप्रोच कभी रहा नहीं. मैंने कभी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो आई डोंट नो अबाउट कि पहले कितनी सीट्स होती थी, अब कितनी आई हैं. बट हाँ, आई जस्ट नो कि सीट्स बहुत कम आई हैं. और ये मेनली ये जो है मुहिम जो चल रही है ये एसएससी वाले बच्चे चला रहे हैं. बट देखो यार, ऐसा नहीं है कि आज एसएससी वालों के ऊपर गाज गिरी है. इंजीनियरिंग वालों के ऊपर तो बहुत पहले गिर चुकी है. आप बताइए कितने परसेंट पीएसयूज़ में जॉब रह गई हैं. बताइए कितने परसेंट पीएसयू में जॉब रह गई हैं. आधे से ज़्यादा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपकी है ऑर्गेनाइजेशन, सब प्राइवेटाइज हो गई हैं. आपका बीएसएनएल ख़त्म हो गया. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का एक कोर जॉब रहता था. लाइक बीएसएनएल इतना इंपॉर्टेंट रहता था ना टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, उसमें भर भर के जॉब्स आती थी. 2000, 3000, 4000 ऐसे जॉब्स आती थी. ख़त्म हो गया बीएसएनएल. अब है ही नहीं, जॉब ही नहीं निकलती है. इसमें जॉब नहीं निकलती है, छोड़ो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना मुश्किल हो जाता है कभी कभी. तो इतना बुरा हाल है इस टाइम में. और बाकी अगर आप देखेंगे कि कुछ हैं हमारे यहाँ के बिजनेसमैन वो तो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, तो आई वोंट गो देयर. ठीक है, वो बाकी आपका बहुत ज़्यादा सोशल इशू हो जाएगा. लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी, आपके लिए खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी. आज एसएससी वाले बच्चे उठा रहे हैं, रेलवे वाले बच्चे हैं, उनका भी देखो ना. 2 साल बाद आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है. मेरे ख्याल में 2018 में शायद रेलवे के फॉर्म भरे गए थे या 19 में भरे गए थे. 19 में नहीं, 18 में आपका रेलवे का फॉर्म आया था, जेई वाला, दिसंबर में. ठीक है, जिसका एग्ज़ाम वगैरह आपका पूरा होते होते 2019 ख़त्म हो गया था. एंड आपका 2019 के शायद मार्च या अप्रैल में रेलवे का एग्ज़ाम भरा गया था, जिसका अभी जनवरी में जिसके एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के, जो भी चल रहे थे आरआरबी के एग्ज़ाम्स, ये 2019 का फॉर्म था. 2021 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है. 2025 में ये लोग रिजल्ट देंगे निकाल के. मतलब सीरियसली ये ऐसे जॉब मिलने वाली है. आप क्या करोगे, मतलब एज निकल जाएगी यार. अगर इसमें नहीं होता है तो फिर आप कोई और एग्ज़ाम भरने के लायक भी नहीं रहते हो. फिर इतना बुरा हाल है. तो इसीलिए डू दिस ट्वीट फॉर योर सेक, फॉर एवरीवन सेक. जॉब्स देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को. और बाकी बस प्राइवेटाइज हो रहे हैं इतने ज़्यादा सेक्टर्स. आपको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कितने सेक्टर बचेंगे गवर्नमेंट के पास और कितने प्राइवेटाइज हो जाएंगे. गवर्नमेंट के पास कितने से सेक्टर रह जाएंगे, उसमें कितनी जॉब्स गवर्नमेंट निकाल पाती है, क्या कर पाती है. तो बिफोर इट्स टू लेट, वेक अप एंड टेक अ वाइज डिसीजन. ओके, आपका लाइफ है, आप अच्छे डिसीजंस लीजिए, अच्छी तरह सोचिए समझिए. मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट भी कीजिए कि वो आपके लिए भी बोलेगा. आप जो सही हो उसका साथ दीजिए. अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ट्रस्ट भी, आप इन फ्यूचर कुछ नहीं कर पाएंगे. इट डजेंट मैटर आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट नहीं करते हैं. बहुत से दंगे पहले हो चुके हैं, किसी को नहीं पता कि दंगे करने वाले लोग आज कहाँ पर हैं. लेकिन हाँ, उसी वक्त कोई एक इंसान जो दंगे नहीं करवा रहा था, जो पढ़ रहा था, जो सक्सेस की तरफ भाग रहा था, उसका नाम हमेशा सबको याद रह जाता है. 74 में दंगे हुए, 75 में दंगे हुए, बहुत से दंगे हुए. उस वक्त हमारे पास बाबा जो होमगिर बाबा जो बाहर के हैं, एंड स्ट्रोक में विक्रम साराभाई, ऐसे लोग भी उस वक्त निकल कर आए. तो उनका नाम सब जानते हैं आज. बाकी लोग वो भी थे जो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस वक्त लोग ऐसे ही लड़ते थे एक दूसरे से, तो वो लोग भी थे. बट उनको कोई नहीं जानता. सो इट्स योर चॉइस, आप क्या चाहते हैं. अपने लिए स्टैंड लो. अगर कोई नहीं ले रहा है तो आस्क टू द गवर्नमेंट. क्योंकि देखो यार, बहुत ज़रूरी है जॉब का होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. यू कैंट सर्वाइव विदाउट अ गुड जॉब. प्राइवेट सेक्टर में आई नो वेरी वेल, हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनकी सैलरी बहुत अच्छी हो, वरना जितना आई हैव फेस द प्राइवेट सेक्टर, 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है. बहुत बहुत रगड़ते हैं वो लोग. आईटी सेक्टर में फिर भी आपको थोड़ा ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है. और इसमें मुझे पता चला है अभी, हाँ, मुझे लग रहा था कि आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था तो उसमें सैलरीज नहीं कटी है. लेकिन रिसेंटली आई गॉट टू नो कि उसमें भी 25-25, 30-30 हज़ार लोगों की सैलरी कम कर दी है. लाइक 20,000, 50,000 वाले की 25,000 कर दी गई है सैलरी. इस तरह से चीज़ें हो गई हैं. तो गाइस, डू फोकस ऑन योर स्टडीज़. क्योंकि या तो अपना जॉब, अपना बिजनेस कर लो जिसका
कुछ कह नहीं सकते, पता चला अगली नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया, लॉकडाउन लग गया तो बिजनेस तो हो जाना है ठप। एक चीज़ जो आपको बचा कर रखती है हमेशा वो होती है सरकारी नौकरी। उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो, और सरकारी नौकरी लेने के लिए ज़रूरी है सीट्स भी निकलना है ना। लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, 10 सीट निकल रही है तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। तो डू दिस टू इट एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स जितने भी साथ में हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई वोंट राइट दोज थिंग्स टुडे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप ये बता दिया मैंने। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर कुछ ऐसा बोला जो किसी को बुरा लगा, कुछ गलत लगा, तो आई एम रियली सॉरी गाइज। आई डोंट वांट टू हर्ट एनी ऑफ यू। कुछ हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ सच्चाई ज़िंदगी की बताना चाहती हूँ। नौकरी बहुत ज़रूरी है, आप सपोर्ट कीजिए, आप जो मर्जी आप कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन जो सही चीज़ है उसके लिए आवाज़ उठाइए। बिना नौकरी के आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आपकी फैमिली का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो ज़रूरी है उसके लिए आपके पास नौकरी हो। नौकरी लेने के लिए आपको सरकार से कहना पड़ेगा कि भैया गवर्नमेंट हमने आपको वोट दिया है, अब आप हमें सीट्स दो, वैकेंसीज निकालो, ठीक है। सो डू इट। और अगर कुछ बुरा लगता है तो आई एम सॉरी गाइज।